हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लीगल पॉड। आज हम कवर करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन जो हम देखेंगे वो है हमारा सेक्शन नंबर 7, जो सिंपली बात करता है स्टाफ ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। ये सेक्शन 7 बताता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास स्टाफ कैसे आता है। 7 क्लॉज 1 सिंपली बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितने ऑफिसर्स चाहे उतने ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है फॉर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। 7 क्लॉज 2 बोलता है कि ये सारा स्टाफ एक चेयरपर्सन के जनरल सुपरिंटेंडेंट्स के अंडर काम करता है, मतलब डेली सुपरविजन और ओवरऑल कंट्रोल हमारे चेयरपर्सन के पास होता है। 7 क्लॉज 3 बात करता है सर्विस कंडीशंस की। तो ये जो स्टाफ है इनकी सैलरी, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशंस गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू डिसाइड करती है। सिंपल लैंग्वेज में अथॉरिटी की पूरी स्टाफिंग और कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में। नेक्स्ट हमारा सेक्शन नंबर 8 जो बात करता है एडजुडिकेशन प्रोसेस का। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब सेक्शन 8 के अंदर सबसे पहले होता है एक नोटिस इशू। अगर हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक कंप्लेंट फाइल करती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने, या फिर कोई एप्लीकेशन फाइल करती है, कौन? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनके डायरेक्टर या कोई ऑथराइज ऑफिसर, प्लस हमारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रीजन टू बिलीव है, ये रीजन टू बिलीव है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 3, या फिर उनके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है, पोजेशन में। तब ऐसे में हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक नोटिस सर्व करेगी उस पर्सन को मिनिमम 30 डेज की, एंड उस नोटिस में उनको बोलेगी कि आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करो, आपने प्रॉपर्टी कैसे अक्वायर की वो एक्सप्लेन करो, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एविडेंसेस हैं उनको फर्निश करो, और ये बताओ कि प्रॉपर्टी को हम कन्फिस्केट क्यों ना करें। और अगर प्रॉपर्टी आपने किसी और पर्सन के बिहाफ पे होल्ड की है, या वो प्रॉपर्टी जॉइंटली हेल्ड है बाय मोर देन 1 पर्सन, तो जितने भी पर्सन इन्वॉल्व हैं उन लोगों को भी नोटिस सर्व किया जाएगा। नोटिस सर्व होने के बाद आता है हमारा हियरिंग्स एंड फाइंडिंग। एक बार नोटिस सर्व हो जाती है तो उसके बाद अथॉरिटी उस पर्सन का रिप्लाई देखती है, फिर देखती है कि हमारे ईडी या उनके डायरेक्टर का वर्जन क्या है, और फिर ये डिसाइड करती है कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या नहीं। अब अगर कोई थर्ड पर्सन आता है और क्लेम करता है कि प्रॉपर्टी एक्चुअली उसकी है, तो उसको भी अपना केस प्रूव करने का मौका दिया जाता है अंडर 8 क्लॉज 2। अब आता है हमारा 8 क्लॉज 3 जो बात करता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑन कॉन्फर्मेशन की। नाउ अब अगर अथॉरिटी ये कंक्लूड कर दे कि हाँ प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में अटैच है, तो अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उस प्रॉपर्टी को अटैच किया है या उसको सीज किया है या फ्रीज कर दिया है, तो ऐसे में वो चीज कंफर्म हो जाती है बाय द अथॉरिटी। ठीक है, और ये जो कॉन्फर्मेशन है वो इन्वेस्टिगेशन के 365 डेज तक वैलिड होती है, या फिर जब तक तब तक स्पेशल कोर्ट का केस पेंडिंग होता है। नेक्स्ट आता है हमारा 8 क्लॉज 4। जब अटैचमेंट कंफर्म हो जाए तो जो डायरेक्टर या ऑथराइज ऑफिसर होते हैं उनको प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी अगर होती है तो वो सीज हो जाती है और बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर होती है तो फिजिकल या सिंबॉलिक पोजेशन लिया जाता है अंडर 8 क्लॉज 4। अब अगर फ्रोजन प्रॉपर्टी को फिजिकली लेना पॉसिबल ना हो, तो एक कन्फिस्केशन का ऑर्डर को खुद ही आप पोजेशन के बराबर मान लिया जाता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 8 क्लॉज 5, 6 एंड 7। 5 के अंदर अगर स्पेशल कोर्ट बोल दे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो प्रॉपर्टी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्फिस्केट हो जाती है। 8 6 के अंदर अगर कोर्ट बोल दे कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई, तो प्रॉपर्टी वापस रिलीज कर दी जाती है। और 8 7 के अंदर अगर किसी ट्रायल किसी वजह से कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, जैसे कि अक्यूज की डेथ हो गई है या अक्यूज अब्सकॉन्डिंग है, तो कोर्ट फिर भी प्रॉपर्टी पे ऑर्डर पास कर सकती है अकॉर्डिंग टू 8 क्लॉज 7। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 8 क्लॉज 8 जो बात करता है रेस्टोरेशन टू द विक्टिम्स के बारे में। अगर प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो गई है तो भी स्पेशल कोर्ट्स विक्टिम को रिलीफ दे सकती है। ठीक है, अगर कोई क्लेमेंट आए और ये प्रूव कर दे कि उस प्रॉपर्टी में उनका कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट था, ओके, या उनको कोई लॉस हुआ है, क्वांटिफाइबल लॉस हुआ है ड्यू टू द मनी लॉन्ड्रिंग, और ये सब उन्होंने क्या किया है, एक गुड फेथ में किया है और वो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा नहीं, तो ऐसे में कोर्ट जो है कन्फिस्केटिंग प्रॉपर्टी को कुछ पार्ट या पूरा हिस्सा उनको रिस्टोर कर देती है। अब कोर्ट चाहे तो ट्रायल के दौरान भी रेस्टोरेशन को अलाउ कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 क्लॉज 8। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 9 जो कि बात करता है वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट की। नाउ जब कन्फिस्केशन का ऑर्डर पास हो जाए
प्रॉपर्टी कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम हो जाती है, ठीक है। तो जितने भी टाइटल्स राइट्स उस प्रॉपर्टी में होते हैं वो एब्सोल्युटली वेस्ट किसमें करते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्ब्रांसेस, ओके। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोविजोज हैं। पहला बोलता है कि अगर कोई इनकम्ब्रेंस है, जैसे मान लीजिए लीज या मॉर्गेज है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के बचाने के लिए अगर वो किया गया है तो कोर्ट उसको वॉइड कर देगी, ओके। सेकेंड पॉइंट है, इनकम्ब्रेंस वॉइड होने का मतलब ये नहीं कि जिसने पैसा दिया था वो फ्री हो गया, उसको स्टिल डैमेजेस के लिए वो सू कर सकता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से मिस्टर एक्स ने एक घर बनाया, अब उस घर को रेंट पे दे दिया मिस्टर वाई को। पहले प्रोविजो के हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी है इसको अगर आप इनकम्ब्रेंस इस पे बना रहे हो अपने मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए, तो इस इनकम्ब्रेंस को वो वॉइड कर देगा, कोर्ट बोलेगा कि कोई लीज ही नहीं है इसमें। और सेकेंड पॉइंट बोलता है कि यहाँ पे मिस्टर वाई हेल्पलेस नहीं होगा, मिस्टर वाई कैन स्टिल सू मिस्टर एक्स ये बोलकर कि आप मुझे डैमेजेस पे करिए इस लीज के कारण, जो भी मुझे लॉस हुआ है उसका, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट बात करता है हमारा सेक्शन 10, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड। अब कन्फिस्केशन के बाद प्रॉपर्टी को कौन मैनेज करेगा, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करती है, जो यूजुअली जो होते हैं जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के होते हैं ऑफिसर्स, उसके बिलो के नहीं हो सकते। कॉन्फिस्केशन के बाद जब प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ जाती है तो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है कि वो प्रॉपर्टी को रिसीव करें, मेंटेन करें और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से डिस्पोज करें। बेसिकली कॉन्फिस्केटेड एसेट्स की सेफ कीपिंग और डिस्पोजल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 11 जो बात करता है पावर रिगार्डिंग समन्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस। ये सेक्शन अथॉरिटी को सिविल कोर्ट के पावर्स देता है, ओके। सिविल कोर्ट के पावर्स देता है। तो अथॉरिटी क्या क्या कर सकती है इसमें, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन कर सकती है, किसी भी पर्सन को समन करना, ओथ पे एग्जामिनेशन करना, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाना, एफिडेविट्स एक्सेप्ट करना, कमीशंस इशू करना, ये सब कुछ, ये सारे पावर्स हमारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास होता है। जो भी पर्सन समन हुआ होता है उसको ट्रूथफुली सारे आंसर करने होते हैं वहां पर, और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना भी मैंडेटरी होता है। अब हमारा 11 क्लॉज 3 बोलता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी हमारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने वो ट्रीट की जाएंगी एज इफ दे आर अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। मूविंग फॉरवर्ड, आता है हमारा सेक्शन 11A जो बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी का कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होता है। अब ये सेक्शन रिपोर्टिंग एंटिटीज पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक ऑब्लिगेशन डालता है। तो वो बोलता है कि वेरिफिकेशन कोड्स क्या क्या हो सकते हैं, मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो आप आधार ऑथेंटिकेशन करिए, या आप ऑफलाइन आधार ऑथेंटिकेशन करिए, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के थ्रू भी हो सकता है, या कोई और वैलिड अदर डॉक्यूमेंट्स भी किए जा सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये दिए हैं कि आधार क्या है, वॉलंटरी है, क्लाइंट को ऑल्टरनेट ऑप्शंस देना पड़ेगा आपको। सेकंड पॉइंट बोलता है कि आधार नंबर या बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर नहीं कर सकते, ये इंश्योर कर सकता है कि आपका प्राइवेसी प्रोटेक्टेड। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 12 जो बात करता है रिपोर्टिंग एंटिटी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। जो रिपोर्टिंग एंटिटीज होती है हमारी, जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर्स, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग डिटेक्शन का एक पहला लेयर होती है। दैट इज वाई इनके ऊपर काफी ऑब्लिगेशंस भी डाले गए हैं। तो उनकी ये ड्यूटीज होती है कि उनको सारे ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड करना जरूरी होता है, और वो रिकॉर्ड्स उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को फर्निश करना होता है। उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्लाइंट्स के आइडेंटिटी, डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी फाइल्स को मेंटेन करें और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखें इन सारे डॉक्यूमेंट्स की। अब बात आती है रिटेंशन पीरियड की। तो जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है इन रिपोर्टिंग एंटिटीज को 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को तक मेंटेन करके रखना है, और जो केवाईसी रिकॉर्ड्स होते हैं वो 5 ईयर्स आफ्टर द अकाउंट क्लोजर आपको मेंटेन करके रखने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 12A जो बात करता है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कभी भी रिपोर्टिंग एंटिटी से केवाईसी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन डेटा और कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांग सकती है, और एंटिटी को स्पेसिफाइड टाइम के अंदर उसको सबमिट करना होता है, और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना मैंडेटरी एंड कंपल्सरी होता है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 12AA जो बात करता है एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस की। अब ये हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस के लिए किए जाते हैं, एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस, ठीक है।
इनको बोला गया है स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, जो कि हमारी क्या है, हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस, इनको बोला गया है हमारा स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। तो इसमें जो है रिपोर्टिंग एंटिटी को सबसे पहले आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करनी होगी, फिर ओनरशिप का सोर्स ऑफ फंडिंग चेक करना होगा, ट्रांजैक्शन का पर्पस को रिकॉर्ड करना होगा, और पार्टीज का क्या रिलेशनशिप है उसका नेचर भी रिकॉर्ड करना होगा। अगर क्लाइंट इन स्टेप्स को कंप्लाई नहीं करता है तो ट्रांजैक्शंस अलाउ नहीं किया जा सकता, और जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो तो फ्यूचर मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट की जाती है ऐसे में। अब जो हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर हैं, रिकॉर्ड्स 5 साल तक उनको भी मेंटेन करना होता है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 30, जो बात करता है पावर्स ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। तो जो हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर होते हैं उनके पास कुछ कुछ पावर्स होती है। तो पहला है कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं, दूसरा है कि वो ऑडिट ऑर्डर कर सकते हैं, तीसरा है कि रिटन वार्निंग दे सकते हैं, कंप्लायंस डायरेक्शंस दे सकते हैं, पीरियोडिक रिपोर्ट्स मांग सकते हैं, एंड फाइनली नो पेनल्टीज भी इम्पोज कर सकते हैं ऑन नॉन कंप्लायंस, जिसका अमाउंट होता है 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच फॉर ईच फेलियर। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 14, जो बात करता है इम्यूनिटी फॉर रिपोर्टिंग एंटिटीज। अगर रिपोर्टिंग एंटिटी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को इंफॉर्मेशन देती है तो उन पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस नहीं बनेगा एक्सेप्ट नॉन कंप्लायंस के लिए। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है हमारा प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलकर रिपोर्टिंग एंटिटीज को इंफॉर्मेशन फर्निश करने का यूनिफॉर्म प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।